रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुधा और उसके ससुराल वाले एक छोटे से गांव में रहते थे। सुधा एक मेहनती औरत थी और सुधा पूरे घर को अच्छे से संभालती थी। और एक दिन सुबह सुधा जल्दी आओ। अरे जल्दी मुझे चाय दे दो, मुझे काम पर जाना है। अशोक जी बस 1 मिनट, अभी लाती हूँ। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। सुधा, वो काम चोर उठा कि नहीं, या अभी भी बेशर्मों की तरह सो रहा है? वो अभी सो रहा है, सोने दो। अभी समय ही क्या हुआ है, 7 ही तो बजे है। उठ जाएगा खुद अभी थोड़ी देर में। तुम उसका पक्ष मत लिया करो, इतना बड़ा हो गया है, इतनी भी काम चोरी अच्छी नहीं होती है। अशोक जी अभी उसकी उम्र ही खेलने कूदने की है, सोने दो बेचारे को। सुधा, तुम्हारे इसी प्यार के कारण वो बिगड़ चुका है। इतना तो माँ ने उसे सर पे नहीं बिठाया जितना तुम बिठा के रखती हो। अरे वो बच्चा है अभी, जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी वो खुद समझदार हो जाएगा। सुशील मेरे बच्चे की तरह है, अगर उसे प्यार से नहीं रखूंगी तो किससे रखूंगी। ठीक है, अब से मैं तुम भाभी देवर के बीच में कभी नहीं बोलूंगा। अशोक अपने काम पर चला जाता है। सुधा भी अपने कामों में जुट जाती है। थोड़ी देर बाद रसोई में काम करते घड़ी में समय देखती है और बोलती है, अरे बाप रे, 9 बज गए। इतना समय हो गया, मुझे काम में पता ही नहीं चला। अभी माँ जी उठ गई होंगी, उनकी दवा का भी समय हो गया है। अभी माँ जी को चाय नाश्ता देकर आती हूँ, उनको दवाई भी खानी है। माँ जी मैं आपके लिए चाय नाश्ता ले आई, फिर दवा खा लीजिएगा। बेटा समय पे तू सब कुछ कर देती है, और एक तू है जो अकेले घर संभालती है, और मैं हूँ कि पलंग पे पड़ गई हूँ। बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू सारा दिन लगी रहती है। अशोक भी अपने काम में लगा हुआ है, और एक ही नास पिटा कामचोर सुशील है जो कोई काम नहीं करता। अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए और अपना ध्यान रखिए। और रही बात घर की, माँ जी मैं आपकी बहू हूँ, इस घर का आप सबका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। सुधा मधु को चाय देकर सुशील को उठाने उसके कमरे में जाती है। सुधा अपने देवर सुशील को सोता देखकर बोलती है, सुशील मुन्ना उठ जा, इतना समय हो गया, आजकल बहुत आलसी हो गया है। गुड मॉर्निंग भाभी। बच्चे अब सुबह नहीं, आधा दिन निकल गया, बस तेरा यही काम रह गया है। सारा दिन फोन चलाना, आवारा की तरह इधर उधर घूमना और फिर सुबह देर तक सोना। मेरी प्यारी भाभी माँ, एक आप ही तो जो मुझे बच्चा समझती हो, प्यार करती हो, वरना भैया और माँ मुझे आवारा कहते हैं, गालियाँ देते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं मेरे बारे में। सुशील वो तुझे अपना समझकर तुझे कुछ बोलते हैं। चल अब जल्दी से उठ जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। सुधा सुशील का नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। सुशील फोन में लग जाता है। सुधा अपने देवर के लिए नाश्ता बना ही रही होती है, तभी सुधा को अपनी सास मधु के कमरे से ग्लास गिरने की आवाज आती है। सुधा आवाज सुनकर मधु के कमरे में जाती है। सुधा देखती है कि उसकी सास बेहोश पड़ी हुई है। अरे माँ जी को क्या हो गया? हे भगवान, माँ जी तो बेहोश हो गई, कुछ करना पड़ेगा। सुशील को बुलाती हूँ। सुशील जल्दी से माँ जी के कमरे में आ, माँ जी को ये क्या हो गया? सुधा मधु को बेहोश देखकर बहुत परेशान हो जाती है, तभी सुशील को आवाज लगाती है, पर सुशील अपनी माँ को बेहोश देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर सुशील बोलता है, अरे भाभी माँ को कुछ नहीं हुआ है, या तो सो रही होंगी या ड्रामा कर रही होंगी। सुशील बहुत कर ली बकवास, तुझे माँ जी का ये ड्रामा लग रहा है, थोड़ी सी शर्म कर। जा जल्दी से ऑटो लेकर आ जा, माँ जी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। भाभी मैं नहीं जा रहा कहीं, आपको जाना है तो आप जाओ। हे भगवान, सुशील भी चला गया अपने कमरे में, अशोक जी भी काम पर गए हैं, अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा बोलकर सुशील अपने कमरे में चला जाता है। सुधा कैसे भी करके अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है। मधु के होश आते ही सुधा अपने पति अशोक को फोन करके सब बताती है। तभी अशोक हॉस्पिटल पहुंचता है और बोलता है, सुधा, तुम माँ को अकेले अस्पताल कैसे लाई, और वो कामचोर कहाँ है? अशोक जी उसके अंदर बचपना है, धीरे धीरे समझ जाएगा। सुधा, क्या करूँ मैं तुम्हारा? तुमने उसे बच्चा बच्चा बोलकर बिगाड़ के रख दिया है। एक तो महाराज की तरह पूरा दिन घर में पड़ा रहता है और फोन चलाता रहता है, ऊपर से तुम उसके हाथ में खाना पीना देती हो।
अशोक सुधा को हॉस्पिटल में अकेला देखकर सुधा को सुनाता है। तभी डॉक्टर सुधा और अशोक के पास आता है। सुधा जी, आप अपनी सास को समय पे ले आई, तभी इनकी जान बची है, वरना शायद बच नहीं पाती। अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकती हो। सुधा और अशोक मधु को लेकर घर आ जाते हैं। सुधा और अशोक रोज की तरह अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद मधु की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे चिंता के कारण अशोक की भी तबीयत खराब रहने लगती है। सुधा, माँ के जाने के बाद पूरा घर तुमने ही संभाला है। शायद मैं भी चला जाऊं अब। उस काम छोड़कर तो मुझे कुछ पता नहीं। अगर उसमें शर्म होती तो आज घर की जिम्मेदारी उठा लेता। अशोक जी, आप ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? आपकी हल्की सी तबीयत ही तो खराब हुई है, वो ठीक हो जाएगी। आप इतनी चिंता मत कीजिए। अशोक जी, आप आराम कीजिए, किसी चीज की चिंता मत करिए। सुधा ऐसा बोलकर रसोई में जाके काम करने लग जाती है। कुछ दिन बाद सुधा के पति अशोक की भी मृत्यु हो जाती है। सुधा अपने कमरे में अशोक की फोटो को देखकर रो रही थी, पर सुशील को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले माँ जी इस घर को छोड़कर चली गई, अब अशोक जी मुझे और अपने छोटे भाई सुशील को छोड़कर चले गए। अब मुझे इस घर को अच्छे से संभालना होगा। अशोक के जाने के बाद सुधा बिल्कुल अकेली रह जाती है, फिर भी वो हार नहीं मानती। सुधा सुशील और घर का अच्छे से ध्यान रखती है। एक दिन जब सुधा रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि धीरे धीरे घर में सारा राशन खत्म हो गया था। अरे, अब तो घर में राशन खत्म हो रहा है। सुशील को अब घर की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। सुशील, अब अशोक जी के जाने के बाद तुझे ही इस घर की जिम्मेदारी लेनी होगी। धीरे धीरे घर का राशन खत्म हो रहा है और अब एक तू ही है जिसको अब बाहर के सारे काम करने हैं। ओ भाभी प्लीज यार, मुझसे नहीं होती है मेहनत वहनत। भाभी, आपको तो पता है ना, मुझसे मेहनत नहीं हो पाती है। पहले माँ और भैया कहते थे कि काम कर, जो कि मुझसे नहीं होता था, और अब आप पीछे लगी हो कि काम कर। सुशील, अब तू बड़ा हो गया है। अशोक जी के जाने के बाद एक तू ही मेरा सहारा है। मैं नहीं करूँगा कुछ भी, और मैं कर भी नहीं सकता। बाहर जाके मेहनत कौन करेगा? आपको जो करना है वो करो। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुधा बाहर जाकर मेहनत करके अपने घर को चलाती है। धीरे धीरे अपने घर का राशन भरती है। सुधा जब अपनी सैलरी चेक करती है तभी सुशील सुधा के हाथ में पैसे देखकर उसके पास आता है और मासूम सी शक्ल बनाकर बोलता है, अब मेरी प्यारी भाभी माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। आप मुझे 1000 दे सकती हो? बेटा, आज इतने पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? इतने पैसों का क्या करेगा तू? क्या लाना है बता मुझे। अगर मैंने भाभी को सच बता दिया तब तो मुझे पैसे देने से रही। एक काम करता हूँ, कुछ तिगड़म लगाता हूँ। भाभी, वो क्या है ना, मेरे पेपर आने वाले हैं, तो मुझे बुक्स लेनी थी ताकि मैं पढ़ सकूं, कुछ बन सकूं, और कुछ बनने के बाद कमा सकूं। लेकिन आप चाहती हो कि मैं किताब ना लूं, ना पढूं, तो कोई बात नहीं भाभी, रहने देते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। फेल हो गया तो कुछ बन नहीं पाऊंगा जिंदगी में, ना कभी मेहनत कर पाऊंगा। कोई नहीं भाभी, रहने देते हैं। ठीक है, मेहनत करना और अच्छे से पढ़ाई करना। सुशील सुधा से झूठ बोलकर पैसे ले जाता है, पर सुधा को सुशील की बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी सुधा सुशील का पीछा करती है और देखती है कि सुशील बुक्स नहीं बल्कि पार्टी के लिए पैसे ले जाता है। सुधा सुशील को वहीं पकड़कर जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। सही बोलते थे अशोक जी, आज तुझे लाड़ प्यार पर रखने की वजह से मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। भाभी, बस, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मैं अभी अपने घर जा रही हूँ और कभी इस घर में नहीं आऊंगी। रहना तू अकेले इस घर में। नहीं 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 भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी, गलती हो गई मुझसे। मैं बाहर जाके काम करूंगा भाभी, लेकिन आप मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ भाभी। भैया माँ तो पहले ही जा चुके हैं। अगर आप चली गई तो मेरा क्या होगा भाभी? मैं कैसे जीऊंगा? नहीं भाभी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं मेहनत करूंगा भाभी, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। लेकिन भाभी, आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा भाभी। सुशील अब सुधा से अपनी गलती की माफी मांग लेता है और बाहर काम करके अच्छे से पैसे कमा के अपनी भाभी को देता है, जिससे सुधा घर को संभालती है। विमला अपने पति सुनील और बेटे जय के साथ रहती थी। विमला जिस गांव में रहती थी वहां की जमींदार भी थी।
विमला के पास बहुत पैसे थे, जमीन भी थी। विमला को इन सब चीजों का घमंड भी बहुत था। उसे गांव वाले ज्यादा पसंद नहीं करते थे। एक रोज की बात है, कुछ दिनों पहले विमला के घर के पास एक पड़ोसी रहने आते हैं, तो वो विमला के पास भगवान का प्रसाद लेकर जाती है। क्या है, किससे काम है आपको? नमस्ते। हाँ नमस्ते, क्या है बताइए। जी मैं आपकी पड़ोसन हूँ, मेरा नाम सुनीता है। हमारे घर में पूजा थी तो उसी का प्रसाद लेकर आई हूँ, लीजिए ना। विमला अपना मुंह बनाते हुए प्रसाद लेकर दरवाजा सुनीता के मुंह पर बंद कर देती है और प्रसाद को देखते हुए कहती है, अब हमारे ऐसे दिन आ गए क्या जो इन भिखारियों के हाथ के प्रसाद खाने पड़ेंगे? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब जय और सुनील टीवी देख रहे होते हैं तो उनके घर पड़ोसन की बेटी अर्चना आती है। अर्चना देखने में काफी सुंदर थी। इतने में अर्चना उससे कहती है, नमस्ते अंकल जी। आओ बैठो पहले, फिर ले जाना अपना टिफिन। हाँ वो अंकल, हम कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। वो माँ बता रही थी कुछ दिन पहले आपके घर प्रसाद दिया था तो टिफिन लेने आई हूँ। अंकल आपके घर में कितना बड़ा टीवी है, हमारे घर में तो टीवी तक नहीं है। ये सारी बातें विमला अंदर बैठकर सुन रही होती है और मन ही मन सोचती है, इस गरीब के घर में टीवी नहीं है तो मैं क्या करूं? इस गरीब को मैं अपने घर कभी घुसने नहीं दूंगी। सुनिए, टीवी बंद कीजिए, हमें बाहर जाना है, कुछ काम है। जय बेटा, तुम भी रेडी हो जाओ, ठीक है? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग होके आ जाओ। मैंने कहा ना चलो मतलब चलो। तभी विमला अर्चना को देखकर कहती है, देखो आप बाद में फिर कभी आना, अभी हमें बाहर जाना है। कोई बात नहीं आंटी जी, मुझे मेरा टिफिन दे दो, मैं चली जाऊंगी। मैं तो बस टिफिन लेने आई थी। अच्छा तो तुम टिफिन लेने आई हो, रुको अभी लेकर आती हूँ। अर्चना टिफिन लेकर अपने घर चली जाती है तो वहीं विमला अपने पति और बेटे को समझाने लगती है, तुम दोनों कान खोलकर सुनो, उस गरीब की बेटी को दोबारा अंदर मत आने देना। उसका और हमारा कोई मेल ही नहीं है, उसे घर के अंदर घुसने देना ही मत, वरना हमारा फर्ज गंदा हो जाएगा। हम कहाँ अमीर और वो लोग कितने गरीब। माँ, ये कोई बात हुई? आप गरीब अमीर में फर्क कब से करने लग गई? ये बातें आपके दिमाग में किसने डाली है? तू चुप कर, ज्यादा मत बोल। तू मेरा बेटा है, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। लेकिन माँ। चुप मतलब चुप। जय को विमला का ये रवैया जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। तो वहीं अर्चना भी बैठी हुई थी वहाँ। अर्चना को देखकर जय उसके पास जाकर बैठता है और उससे बातें करने लगता है। क्या करिए अकेले बैठ के? अरे आप बैठिए। मेरा नाम जय है और आपका नाम है अर्चना। नाइस टू मीट यू जय। ओह, इंग्लिश? हाँ, क्यों बोल नहीं सकती क्या? फालतू की बातों को छोड़ो और बताओ क्या करती हो तुम? कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में और कहाँ से आई हो? मेरी फैमिली में मैं और मेरी माँ रहते हैं बस। मेरी माँ घर पर ही रहती है अपना ख्याल रखने के लिए और मैं जॉब करती हूँ हम दोनों का ख्याल रखने के लिए। ऐसे ही दोनों में अक्सर बातें हुआ करती थी। दोनों गहरे दोस्त भी बन जाते हैं। कभी जय अर्चना के घर आता मिलने या फिर कभी अर्चना मिलने जाती जय को पार्क में। ऐसे ही एक दिन जब जय और अर्चना दोनों बाजार में गोलगप्पे खा रहे होते हैं तो विमला उन दोनों को देखते हुए खुद से कहती है, इस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे बेटे के साथ घूमेगी, भिखारन कहीं की। आज खबर लेती हूँ इस लड़की की। विमला कार से उतरकर दोनों के पास जाती है और अर्चना को थप्पड़ मारते हुए कहती है, अरे ओ लड़की, तेरी इतनी हिम्मत हुई, तू मेरे बेटे के साथ घूम रही है। अर्चना को पूरे बाजार में बेइज्जत करके अपने बेटे को घर ले जाती है और उसके लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है। पर जय को अर्चना पसंद थी, इसीलिए अपने पिता की मदद से जय घर से भागकर अर्चना के साथ मंदिर में शादी कर लेता है और दोनों घर आते हैं। तभी विमला कहती है, तुम दोनों ने शादी तो कर ली, पर क्या ये लड़की हमारी बराबरी कर पाएगी? गरीब हमेशा गरीब ही रहेगी। माँ जी, एक बात मैं भी आपको बता दूं, मेरा पति, मेरा ससुराल अमीर है तो उस हिसाब से तो मैं भी अमीर हूँ, समझिए आप। अभी मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए जो तुम जैसे लोगों के मुंह लगूं मैं। कोई बात नहीं सासू माँ, किसी और दिन लगा लेना, पर लगाना तो पड़ेगा ही। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जैसे जैसे विमला अपने पैसों का रोब दिखाती है वैसे वैसे अर्चना भी करती। कुछ दिनों बाद दोनों एक जैसे ही हो गए थे। अर्चना की एक सहेली रेखा उसके घर आती है और विमला को देखकर कहती है, क्या बात है अर्चना,
अपनी नौकरानी को भी पूरी तरह से सजा धजा के रख दिया है। क्या बात है? नौकरानी होगी तुम, ये मेरा घर है। ओहो माँ जी, रिलैक्स। इतना भड़कने वाली क्या बात है? आपने कपड़े ही ऐसे पहने हैं कि कोई भी आपको नौकरानी ही बोलेगा। सॉरी, आई डोंट मीन दैट। क्या बोल रही हो? अंग्रेजी में खिटपिट, हिंदी में बोलो। आपसे माफी मांग रही है। क्या बात है अर्चना, इतनी अमीर है पर तेरी सास को अंग्रेजी तक नहीं आती। कितनी शर्म की बात है। और किस बात का इतना घमंड है? बात करने का तरीका तो है नहीं, चलिए अमीर बनने, हद है। अर्चना भी अब हंसकर बातों को अनदेखा कर देती है। कुछ दिनों बाद विमला अर्चना के पास आती है। बहू, मुझे भी तेरी भाषा सिखा दे। मेरी भाषा तो आप भी बोल लेती हो। अरे अंग्रेजी सिखा दे, मुझे भी तुम लोगों की तरह बोलना और समझना है। कभी कभी बहुत दिक्कत और शर्मिंदगी होती है जब आप अंग्रेजी ना बोल पाओ तो। इट्स ओके मम्मी जी, मैं सिखा दूंगी। इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अर्चना विमला को अब अंग्रेजी सिखाने लगती है। कुछ दिनों बाद विमला भी अच्छा खासा अंग्रेजी सीख ही लेती है, जिसके बाद दोनों अंग्रेजी में बात करते हुए कहीं जा रही थी। हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम लोगों को कुछ चाहिए तो बता दो, लेते आएंगे। चले मम्मी जी, लेट हो रहे हैं, किटी पार्टी में भी जाना है। ऑफ कोर्स। इंग्लिश, दोनों पागल हो गए हो। हाँ बोलो। कुछ नहीं, बस उंगली का पावर चेक कर रही थी। जाओ तुम, उंगली सही काम कर रही है। जय और सुनील दोनों आपस में बात करने लगते हैं। पापा, अर्चना और माँ में बहुत घमंड आ चुका है। खुद को पता नहीं क्या समझने लग गए हैं ये लोग। आप माँ को समझाइए, मैं अर्चना से बात करता हूँ। कैसे समझाएं? जो इंसान खुद के साथ दूसरों को भी खुद की तरह बना दे, उनसे सुधरने की उम्मीद करना सही नहीं है। पर पापा, इनको सबक तो सिखाना पड़ेगा ना, वरना ये कभी नहीं सुधरने वाली है और ये ऐसा ही करती रहेंगी। लेकिन क्या करे? 2 दिन के बाद हंगामा करते हैं, उसके बाद पता लगेगा। घमंड करना और खुद को सब कुछ समझाना सही नहीं। अब जब हमारी कंपनी डूबने लगेगी तो कहाँ जाएंगे ये लोग? सुनील और जय की प्लानिंग थी अपनी ही कंपनी को डुबोने की, और वो कंगाल हो गए हैं इस बात का दिखावा करने की। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और दोनों उदास होकर घर लौट आते हैं। उनको ऐसे दुखी देखकर क्या हुआ? ऐसे लटके हुए चेहरे के साथ कौन घर आता है? चलो अपना चेहरा ठीक करो, वरना हमारा मूड खराब हो जाएगा। चुप करो। क्या हुआ? हम लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कुछ नहीं, बस हम गरीब हो गए। अब हमें ये घर तुम्हारे जितने जेवर हैं सब कल बैंक के हाथों सौंपना पड़ेगा। हमारे बारे में किसी ने कंप्लेंट की है कि हमने ये सारी चीजें लोगों से छीन कर बनाई है। अपना घर, कंपनी, कार, जितने भी चीजें हैं सब दूसरों से लूटे हुए हैं। किसकी इतनी हिम्मत हो गई ऐसा बोलने की? बस करो, तुम्हारी आवाज ऊंची करने से कुछ नहीं होगा। ये लो फटे हुए कपड़े, इसे पहनो और यहाँ से चलो। मर जाऊंगी पर ये फटे हुए कपड़े नहीं पहनूंगी। गरीबी में रहने से अच्छा मैं मर जाऊं। विमला को ऐसा बोलता देखकर जय और सुनील दोनों डर जाते हैं और सारा सच बता देते हैं। उन्हें बता देते हैं कि जान जाए पर झूठी शान ना जाए। इतना कोशिश करने के बावजूद दोनों नहीं बदलते और दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब सारे लोग यही बोलने लगते हैं कि जैसी सास वैसी बहू, दोनों ही घमंडी। कार्तिक अपने 2 भाइयों और पिता के साथ रहा करता था। उसकी माँ का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी नहीं की और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर उसके दोनों भाई ने भी आजीवन शादी ना करने का वचन ले लिया। लेकिन कार्तिक कंचन नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उसे पता था उसके भाई और पिता कभी उसकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए वो कंचन से भागकर मंदिर में शादी कर लेता है। जिसके बाद वो कंचन के साथ अपने घर आता है, जिसे देखकर उसके दोनों भाई और पिता कहते हैं, कार्तिक, ये सब क्या है? तूने शादी कर ली, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें बताए बिना ये कदम उठाने की? कार्तिक, तुझे शर्म नहीं आई? अभी तक तेरा बड़ा भाई कुंवारा है और तूने शादी कर ली। हम तीनों भाइयों ने एक साथ ये कसम खाई थी ना कि हम कभी भी शादी नहीं करेंगे, तो तू ऐसा कैसे कर सकता है? तूने अपनी मरी हुई माँ की झूठी कसम खाई। कार्तिक भैया, रोहन भैया सही कह रहे हैं। आप शादी कैसे कर सकते हो पापा और भैया को बिना बताए? हो गया आप सबका, या कोई और भी बाकी है बोलने के लिए? एक एक करके इतने सारे सवाल कर रहे हो,
आप घुमा फिरा कर आपको दिख रहा है कि मैंने शादी कर ली है। अब तक मैं आपकी वजह से कुंवारा रहता था। अरे मेरी भी जिंदगी है। और भैया आप जिंदगी भर कुंवारे रहने की कसम खाई थी ना आपने, तो मैंने नहीं। और मैं कंचन से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए हमने शादी कर ली। अरे खुदगर्ज शादी करने से पहले एक बार हमारी भी सोच लेता। अरे हम पे क्या बीतेगी। अरे तूने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा। पिताजी क्या बताता आपको कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, और आप खुशी खुशी कहते कि हाँ बेटा क्यों नहीं, जैसे तेरी मर्जी, उससे ही शादी कर ले तू। लेकिन भैया एक बार तो आपको बताना चाहिए था ना। क्या पता पिताजी और भैया आपकी शादी के बारे में सोचते, लेकिन आपने तो जल्दबाजी कर दी और किसी को कुछ बताया भी नहीं। पिताजी आप देख क्या रहे हैं? घर से बाहर निकालो इसे। इसने पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटा कर रख दी है। रुको, सही कहा। जिंदगी भर कुआरे रहने की कसम तुम लोगों ने खाई थी। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी और पर अपनी जिम्मेदारी थोपें। इसे जो करना है करने दो। सब अपना अपना काम करो, जाओ। इतना कहकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कार्तिक भी कंचन को अपने कमरे में ले जाता है, जहां वो अपने छोटे भाई के साथ रहा करता था। कुछ देर में बंटी उस कमरे में आता है और कार्तिक से कहता है, जो भी हो भाई, भाभी बहुत सुंदर है। और भाभी वेलकम, हमारे घर में आपका स्वागत है। अरे वाह, अभी तो तू बाहर बहुत ड्रामा कर रहा था, अब इतनी जल्दी कैसे बदल गया? अरे भैया, बड़े भैया के सामने थोड़ा सा ड्रामा तो करना ही पड़ता है ना, वरना उन्हें शक हो जाता कि मैं भी आपकी तरफ हूँ। कार्तिक, लगता है तुम्हारा भाई बहुत समझदार और अच्छा भी है। हाँ भाभी, आपने सही कहा। और हाँ, कोई आपको पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। हमेशा मैं यही चाहता था कि मेरी भी एक भाभी हो जो हमारे घर आए, हमारे घर को संभाले, और आखिरकार मेरी ये विश पूरी हो गई। अब तो हमें अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। क्यों नहीं देवर जी, मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। और मैं जानती हूँ कि आपको और पापा जी को भी खाना बहुत पसंद आएगा। अच्छा बंटी, ये बता तू यहाँ क्यों आया है? कुछ काम था क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं यहाँ पे सामान लेने आया था अपना। अब मैं यहाँ पर भाभी और आपके साथ तो रह नहीं सकता। इतना कहकर अब बंटी अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाता है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह कंचन सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी वहाँ पर कार्तिक का बड़ा भाई रोहन आ जाता है और कंचन को देखकर किचन में रोहन कहता है, ए लड़की, तू हमारी रसोई में क्या कर रही है? तुझे यहाँ आने किसने दिया? जेठ जी, ये मेरा ससुराल है और ये किचन मेरा भी तो है, इसलिए मैं आप सभी के लिए खाना बना रही थी। क्या कहा? खाना बना रही है? लेकिन हमें किसी और औरत के हाथों का खाना नहीं पसंद है, तो तुम यहाँ से जाओ। जेठ जी, माना कि सासू माँ के जाने के बाद खाना पीना सब कुछ आपने और ससुर जी ने ही संभाला होगा, लेकिन अब इस बिन सास के ससुराल में एक बहू आ गई है और अब सब काम की जिम्मेदारी मेरी है, तो अब आप सब आराम कीजिए। मुझे तुम्हारी ये सब बकवास नहीं सुननी है। जाओ यहाँ से, मैं खुद बना लूंगा खाना। रोहन की आवाज सुनकर वहाँ पर रमेश आता है, जो रोहन को गुस्सा करते हुए देखकर कहता है, रोहन, बहू को अपना काम करने दो, वो सही कह रही है। अब ये इसका घर है। अरे अपनी जिम्मेदारियां अब बहू को ही उठानी पड़ेंगी। लेकिन पापा, आप ये सब कैसे कह सकते हैं? हमेशा तो आप सबके लिए मैं ही खाना बनाता हूँ, फिर आप एक दूसरी लड़की को ये सब कैसे करने दे सकते हैं? अरे जितना कहा है उतना करो, समझ नहीं आता तुम्हें? ठीक है पापा। इतना कहकर अब रोहन वहाँ से चले जाता है और कंचन सारा काम खुद करती है और सबके लिए खाना भी बनाती है। यूं ही कुछ समय और बीत जाता है, लेकिन फिर भी कार्तिक के घर में सभी लोग उसे पूरी तरह से नहीं अपनाते। एक दिन रोहन को बहुत तेज बुखार आ रहा था और वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। सभी नीचे बैठकर खाना खा रहे थे, तभी बंटी कहता है, क्या बात है पापा, अभी तक रोहन भैया नीचे नहीं आए और इतनी देर तक वो कभी अपने कमरे में नहीं रहते। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है, अभी तक नहीं आया वो नीचे। मैं देख कर आता हूँ। नहीं पापा जी, आप खाना खाइए, मैं देख कर आती हूँ जेठ जी को। इतना कहकर अब कंचन रोहन के कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि रोहन अपने बेड पर बीमार पड़ा हुआ है। ये देखकर कंचन परेशान हो जाती है और कहती है, हाय राम, ये आपको क्या हुआ? आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर को मत बुलाओ, वरना सब परेशान हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? अगर बुखार नहीं उतरा तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी आपकी जेठ जी। इतना कहकर अब कंचन जल्दी से बर्तन में पानी लेकर आती है और उसमें एक कपड़े को भिगोकर रोहन के सर पर रखती है। साथ ही साथ कंचन रोहन का बहुत ध्यान भी रखती है, उसके लिए बहुत सादा खाना बनाकर लाती है।
ये सब देखकर रोहन को अपना बचपन याद आ जाता है और वो कुछ देर बाद ठीक हो जाता है और कंचन से कहता है, कंचन, तुम्हें पता है जब मैं बहुत छोटा था तब मेरी माँ भी मेरे बीमार होने पर मुझे संभाला करती थी, और आज जब तुमने मेरी वैसे ही सेवा की जैसे कभी मेरी माँ किया करती थी, अब मुझे एहसास हो रहा है कि घर में एक औरत जैसे माँ, बेटी, बहू, सास का होना बहुत जरूरी है। औरत के बिना घर बिल्कुल अधूरा होता है। ये मुझे अब समझ आ गया है। ये तो अच्छी बात है जेठ जी। मुझे भी मेरे बिन सास ससुराल में थोड़ा अकेलापन महसूस होता है। अगर घर में एक और औरत होती तो मन लगा रहता। अब सब तो बाहर चले जाते हैं, मैं अकेली रह जाती हूँ घर में। हाँ, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। अब ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगली शाम बंटी किसी लड़की से फोन पर बात करते हुए परेशान था। ये देखकर रोहन उससे कहता है, क्या बात है बंटी, तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं भैया, वो एक दोस्त का कॉल था। वो थोड़ा परेशान था ना। वो दोस्त कोई लड़की है क्या? तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? अब बंटी अपने भाई को उस लड़की के बारे में बताता है जिससे वो प्यार करता था और शादी करना चाहता था। उसे लगता है ये सुनकर उसका भाई कुछ कहेगा, लेकिन रोहन उससे कहता है, तो बता कब शादी कर रहा है उस लड़की से? क्या कहा भैया? शादी? लेकिन आप तो शादी के खिलाफ है ना। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई अब शादी कर ले। रोहन के बदले व्यवहार को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और आखिर में रोहन अपने भाई की शादी करवा देता है। ये देखकर कंचन भी बहुत खुश होती है कि अब उसकी सास बिना ससुराल में देवरानी भी आ गई है और अब उसके साथ वो हर काम में उसका हाथ बटाया करेगी। निधि एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। साथ ही वो बेंगलोर जैसे शहर में रहकर एक MNC कंपनी में काम कर रही थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात दक्ष नाम के लड़के से होती है जो उत्तराखंड से था। दक्ष ऑफिस में नया था, उसे काम के बारे में ज्यादा पता नहीं था, जिस वजह से वो निधि के बगल में आकर बैठ जाता है। अब निधि उसे काम समझाने लगती है। ऐसे ही वो रोज निधि के साथ बैठने लगता है। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। समय बीतता है। एक दिन दक्ष निधि को ऑफिस के नीचे रोककर उससे बोलता है, निधि, क्या तुम आज ऑफिस के बाद फ्री हो? तुम्हारे पास समय है क्या? बुरा मत मानना, बस ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ, समय तो है, पर आज ऐसे तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई काम था क्या मुझसे, या कुछ ऐसा है जो तुम्हें ऑफिस में समझ नहीं आया? नहीं निधि, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऑफिस का सारा काम समझ में आ रहा है और आएगा भी कैसे नहीं, तुमने इतना जो समझाया था। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था तुमसे कि तुम फ्री हो कि नहीं, क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ कॉफी पीने के बारे में सोच रहा था। अगर तुम्हारे पास समय हो तो। ऑफिस के काम खत्म करने के बाद समय तो होता है, लेकिन वही है कि समय से घर पहुंच जाए, यही ठीक लगता है। लेकिन ठीक है, मैं फिर भी सोचती हूँ इस बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी समझ सकता हूँ। तुम्हारी बात भी तो कोई नहीं है ना। जब तुम्हारे पास समय हो ना तब तुम मुझे बता देना, तब हम चलेंगे। ऐसे ही वो दोनों ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और साथ बैठकर अपना अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही जब वो दोनों काम खत्म करके घर जा रहे थे कि इतने में निधि दक्ष से कहती है, अच्छा दक्ष, तुमने बताया नहीं कि हम किस कॉफी शॉप पे जा रहे हैं, या अब हम नहीं जा रहे? प्लान कैंसिल हो गया क्या तुम्हारा? नहीं निधि, प्लान कैंसिल नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन जब तुम राजी हो तो फिर कैसे कैंसिल हो सकता है? मैं तो बस तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा था। तो फिर अब चले या बस रास्ते में ही बातें करते रहोगे? तुम्हें पता है ना, फिर समय से घर भी जाना है। इतना बोलकर वो दोनों कॉफी शॉप के अंदर जाते हैं और अब दक्ष निधि के लिए कॉफी ऑर्डर करता है। कॉफी पीते पीते दोनों के बीच बहुत सी बातें हुई। अब दक्ष अपने दिल की बात निधि को बताने की सोचता है और दक्ष अब निधि से कहता है, निधि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी जो मैं कब से कहना चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया तुमसे। लेकिन आज मन है कि तुमसे ना अपनी दिल की बात कह दूं। हो सकता है इसके बाद तुम्हें बुरा लगे या फिर तुम इसे सुनने के बाद मुझसे कभी बात ही ना करो। क्या हो गया दक्ष, तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या बात है? तुम्हारे मन में कुछ है जो तुम्हें मुझसे कहना है? बोलो तो। दरअसल निधि, बात ये है ना कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा मानता हूँ। मैं तुमसे ना बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? और तुम्हें लगा कि ये सुनने के बाद मैं तुमसे बात भी ना करूं या अपनी दोस्ती ही खत्म कर दूं? हाँ, मुझे लगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना, हम किसी इंसान को लेकर जो फील करते हैं वो इंसान भी हमें लेके वही फील करे। हो सकता है तुम भी ना करती हो, लेकिन मैं क्या करता। इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताने की सोची, पर मुझे ये डर भी था कि कहीं ये बात सुनने के बाद तुम मुझसे बात करना बंद ना कर दो। हाँ,
तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि हाँ मुझे भी तुम पसंद हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं और इसी के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। अब दक्ष निधि से शादी करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन वो इस बारे में निधि से कहता है। निधि, मुझे तुमसे कुछ कहना था, अगर तुम्हें अजीब ना लगे तो कहूँ? हाँ कहो ना दक्ष, क्या कहना चाहते हो? और मुझे कब से तुम्हारी बात अजीब लगने लगी? बोलो ना, क्या बोलना है? वो मैं ये कह रहा था कि मुझे अब ऐसे नहीं रहना है। मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारी बात करूँ मैं अपने घर में शादी के लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ शादी करने में, और मेरे घर में भी मैंने तुम्हारे बारे में सब बता रखा है। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे शादी के लिए? ऐसे ही समय बीतता है और अब दक्ष निधि के बारे में अपने घर में सबको बता देता है कि वो निधि से शादी करना चाहता है। लेकिन दक्ष की माँ रागिनी इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और ये सब सुनकर रागिनी कहती है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे घर की बहू बने। वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तेरी शादी ऐसी लड़की से कभी नहीं कर सकते। तेरी शादी होगी तो सिर्फ अपनी बिरादरी में ही, और किसी भी ऐसी वैसी लड़की से कभी नहीं होगी। माँ, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। आप जैसा सोच रही हो वैसी वो नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है माँ। आपका मेरे से भी अच्छा ध्यान रखेगी माँ वो। आप एक बार मेरी बात पे यकीन तो करो माँ। मुझे किसी बात पर यकीन नहीं करना। मैंने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। वो नहीं बनेगी मेरे घर की बहू, मतलब नहीं बनेगी। लेकिन माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। और अगर माँ मेरी शादी उससे नहीं हुई ना, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। मैं अपनी आगे की जिंदगी सिर्फ निधि के साथ ही बिताना चाहता हूँ माँ। मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता, और किसी और लड़की से शादी करके मैं उसकी भी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता माँ। ठीक है, अगर तेरी ऐसी ही जिद है तो मेरी बात भी कान खोल के सुन ले। अगर तूने उस लड़की से शादी की तो इस घर से मेरी अर्थी उठेगी और तू मेरा मरा मुंह देखेगा। अगर तूने इस लड़के से शादी की तो अब देख ले, तुझे वो लड़की प्यारी है या तेरी माँ। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप मुझसे बात मत करो। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ ना कि मैं निधि से शादी करना चाहता हूँ। ऐसे ही समय बीतता है और दक्ष की जिद दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी ऐसी जिद देखकर अब उसकी माँ परेशान हो जाती है और अपने बेटे की जिद के आगे हार जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ दक्ष और निधि की शादी हो जाती है। रागिनी निधि को अपने घर की बहू बनाकर उत्तराखंड ले जाती है, पर निधि की आदत नहीं थी इतनी ठंडी जगह पर रहने की। वो बेंगलोर से थी, जहाँ मौसम हमेशा गर्म ही होता है। लेकिन दक्ष के साथ उत्तराखंड आने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये बात वो दक्ष को नहीं बताती। अब उन दोनों की शादी की पहली रात थी और वो लहंगे में तैयार होकर बेड पर घूंघट करके बैठी थी। थोड़ी देर बाद दक्ष कमरे में आता है और उसके बगल में आकर बैठकर उसका घूंघट उठाता है। फिर उसका हाथ अपने हाथ में रखता है, लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ छूता है वो देखता है कि निधि का हाथ आग की तरह तप रहा है। वो उसी टाइम उसे गोद में उठाकर उसे पास के हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर के चेक करने के बाद वो हॉस्पिटल में ही आराम कर रही थी। तभी दक्ष निधि से कहता है, अरे निधि, तुम्हारा शरीर तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतनी तेज बुखार है? तुमने मुझसे ये सब छिपाया क्यों? क्या इस बात को मैं जान सकता हूँ? नहीं दक्ष, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया और मेरी तबीयत इतनी ज्यादा भी खराब नहीं थी। न जाने अचानक मेरी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई, और जब तक मैं तुम्हें बताती तुम्हें खुद ही पता चल गया। दरअसल मुझे इतने ठंडे मौसम में रहने की आदत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं बेंगलोर से हूँ और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म मौसम ही होता है, जिस वजह से उत्तराखंड में आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने दवाई दी है ना, अब तुम ना दवाई लोगी ना तो जल्दी से पहले की तरह ठीक हो जाओगी। लेकिन कुछ भी हो तुम मुझे बता दिया करो। अगर सोचो अभी तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो मैं क्या करता? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद निधि की तबीयत ठीक होने लगती है और अब दक्ष उसे हॉस्पिटल से वापस घर लेकर आता है और निधि से कहता है, निधि, क्या तुम फिर से मेरे लिए उस दिन की तरह तैयार हो सकती हो जैसे तुम हमारे स्वागत वाले दिन हुई थी? निधि दक्ष की बात मान लेती है और उसके कहने पर वो उसी दिन की तरह तैयार होती है और इस तरह वो दोनों अपनी सुहाग रात मनाते हैं। पति के जाने का बहुत दुख था। उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी,
लेकिन निराशा फिर भी हिम्मत करके अपने ससुराल वालों को खुश करने में लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन निराशा रसोई में खाना बना रही थी। तभी वहाँ उसकी सास सरिता अपनी बेटी आशा के साथ रसोई में आती है। अपनी बहू को खाना बनाते देखकर सरिता कहती है, पहले पति को खा गई और अब यहाँ खाना बना रही है। शर्म है या नहीं तुझ में बहू? माँ, आप क्यों भाभी को ताने देती रहती हो? उनकी वजह से कुछ थोड़ी ना हुआ है। भाभी को तो वैसे भी भैया के जाने का इतना ज्यादा दुख है और आप ताने मारकर उनके जख्मों को हरा कर रही हो। बेटी तू नहीं जानती है, जब से ये आई है ना इस घर में तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अरे मैं तो मना कर रही थी अपने बेटे से कि मत कर इस लड़की से शादी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। माँ जी, अगर मुझे पता होता कि मुझसे शादी करने से वो हम सबको ही छोड़कर चले जाएंगे तो मैं उनसे शादी के लिए खुद ही मना कर देती। लेकिन आप तो मुझे ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने सब कुछ जानकर किया हो। तेरा तो नाम ही निराशा है। तुझसे आशा हम किस चीज की कर सकते हैं? जो ना करना हो तू तो वही करती है और अब भी एक पैसे की शर्म नहीं है। माँ, आप चलो यहाँ से। आपको तो बस मौका चाहिए होता है भाभी को ताने देने का। आशा इतना बोलकर सरिता को अपने साथ बाहर लेकर चली जाती है। सरिता को अपनी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे ऐसे ही ताने दिया करती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद निराशा अपने कमरे में रात को सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदलने के बाद भी सो नहीं पा रही थी और निराशा खुद से कहती है, यहाँ तो नींद भी नहीं आ रही है। अगर वो होते तो मुझे ये बोलते कि मैं 16 श्रृंगार करके क्यों नहीं रहती हूँ, तब तो मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। लेकिन अब आप कहीं से तो मुझे देख ही रहे होंगे ना। मैं अब आपके लिए 16 श्रृंगार जरूर करूँगी। क्या पता आपको उससे खुशी हो। इतना बोलकर निराशा सारे गहने निकाल लेती है और अच्छे से सज धज कर 16 श्रृंगार करके अपने पति की तस्वीर से बातें करने लगती है। ऐसे करने से निराशा को काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। उसके बाद निराशा यही किया करती। वो रोज रात में 16 श्रृंगार करके अपने पति की तस्वीर से बातें करने लगती है और सुबह उठकर अपना 16 श्रृंगार हटाकर एक विधवा के रूप में आ जाया करती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद निराशा 16 श्रृंगार करके तैयार बैठी अपने पति की तस्वीर से बातें कर रही थी। तभी सरिता उसके कमरे के बाहर से जा रही थी और अपनी बहू को 16 श्रृंगार में देख लेती है। वो तुरंत अंदर जाकर कहती है, बहू ये क्या है? तेरा पति मर गया है और तू है कि यहाँ 16 श्रृंगार करके बैठी है? तू रात में यही करती है ना? 16 श्रृंगार करके पता नहीं किसे दिखाती है और दिन में विधवा के रूप में आ जाती है। माँ जी, वो अब माँ जी क्या कर रही है? अब बोलेगी भी तू विधवा होने के बाद भी? तूने ये 16 श्रृंगार किस खुशी में किया है? तुझे पता है ना विधवा औरत का कोई गहना नहीं होता है। माँ जी, वो उन्हें बहुत पसंद था कि मैं 16 श्रृंगार करके रहूं। अब तो वो नहीं है हमारे साथ, तो मैंने सोचा उनके जाने के बाद ही सही, लेकिन अब तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर ही सकती हूँ ना, तो इसलिए। अरे नालायक, थोड़ी तो शर्म कर ले। अपने मरे हुए पति का फायदा उठाकर अपनी मन की सारी बातें पूरी कर रही है और पूछने पर अपने पति का नाम ले रही है। अपनी नहीं तो हमारी ही इज्जत कर ले। माँ जी, मैं कौन सा 16 श्रृंगार करके बाहर सबको दिखाने जा रही हूँ। मैं तो बस घर में ही रात में 16 श्रृंगार करके बैठी हूँ। मुझे कोई देख थोड़ी रहा है। मुझे पता था, तेरी जुबान तो है ही इतनी लंबी। अरे मैंने देख लिया तुझे 16 श्रृंगार में, तब भी तुझे शर्म नहीं आई क्या? अब क्या पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा गाना है कि मेरी विधवा बहू 16 श्रृंगार करती है? नहीं माँ जी, मेरा मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रही हो। मैं तो बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि मैंने बस अपने मरे हुए पति के लिए ही ये 16 श्रृंगार किए थे। बहू, मैं भी तेरी सास ही हूँ, अच्छे से जानती हूँ। मरा हुआ पति तो बहाना है। तुझे तो बस ये गहने, बिंदी, लिपस्टिक लगाने का बहाना चाहिए। चल चुपचाप से ये सब निकाल कर रख दे। ठीक है माँ जी, आप बोल रही हो तो मैं रख देती हूँ, लेकिन मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं था 16 श्रृंगार करने में। मैं तो बस उनकी इच्छा का मान रखना चाहती थी। बहू, तू बार बार अपने नाम को क्यों सही साबित करती रहती है? तेरा नाम निराशा है, तो क्या तू निराशा ही देना चाहती है हम सबको? अरे कभी तो खुशी के 2 पल भी दे दिया कर, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तेरा। सरिता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सरिता की बातें निराशा को बहुत ठेस पहुँचाती है, लेकिन वो फिर भी अपनी सास की बात चुपचाप मान लेती है और सारा 16 श्रृंगार हटा देती है।
लेकिन अब निराशा का मन नहीं मानता है, इसीलिए वो अपनी सास की बात को नकार देती और रोज रोज 16 श्रृंगार करने लगती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद निराशा अच्छे से तैयार होकर आधी रात में अपनी छत पर यहाँ से वहाँ घूम रही थी। तभी उसे छत पर ऐसे उसकी पड़ोसन मालती देख लेती है। मालती निराशा को ऐसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो भागते हुए सरिता के घर जाती है और गेट खटखटाने लगती है। कुछ देर बाद आशा और सरिता वहाँ आते हैं तो मालती कहती है, सरिता तेरी छत पर सरिता। अरे क्या हुआ आंटी? आंटी जी आप इतना घबरा क्यों रही हो? और छत पर क्या है? वो छत पर सरिता तेरी बहू दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके खड़ी है। मुझे तो लग रहा है तेरी बहू में कोई आत्मा आ गई है, तभी तो विधवा होने के बाद भी 16 श्रृंगार कर रखा है। क्या बहू छत पर है और वो भी 16 श्रृंगार में? कहीं सच में तो कोई ऊपर का चक्कर तो नहीं है? वैसे भी आजकल उसकी हरकतों में बदलाव तो मुझे भी लगता ही है। माँ आप भी ना कुछ भी बोल रही हो। अरे भाभी को गहने पहनने का मन होगा तो उन्होंने पहन लिए होंगे। इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है जितना आप बना रही हो। बड़ी बात तब भी नहीं होती जब तेरी भाभी शादीशुदा होती। अरे अब तो वो विधवा हो चुकी है और विधवा औरतें 16 श्रृंगार थोड़ी करती है, वो भी आधी रात में 16 श्रृंगार करके छत पर थोड़ी जाती है। एक काम करते हैं ना, हम सब छत पर ही चलते हैं, खुद ही देख लेंगे कि भाभी छत पर है भी या नहीं। मुझे तो यही लग रहा है कि ये मालती आंटी का वहम ही होगा और कुछ नहीं। ये मेरा कोई वहम नहीं है, सच बोल रही हूँ। चलो छत पर और खुद देख लो अपनी आँखों से। इतना बोलकर तीनों छत की तरफ जा ही रहे थे कि इतने में निराशा नीचे आ जाती है। निराशा को सभी लोग 16 श्रृंगार में देख लेते हैं और निराशा भी सबको एक साथ देखकर चौंक जाती है और कहती है, माँ जी आप सब लोग यहाँ, वो भी एक साथ, इस समय कहीं जा रहे हैं क्या आप? बहू तू ये सारी बातें छोड़ और ये बता तू क्या कर रही थी? आधी रात में 16 श्रृंगार करके आ रही है। तेरा मानसिक संतुलन तो ठीक है ना? कोई खराबी तो नहीं है ना? वो आंटी जी, मुझे जब भी अपने पति की याद आती है तो मैं 16 श्रृंगार कर लेती हूँ और आज मेरा अपने कमरे में दम घुट रहा था, इसलिए मैं छत पर आ गई थी। भाभी अगर आपको 16 श्रृंगार करना इतना ही अच्छा लगता है तो आप दिन में क्यों नहीं करती हो? दिन में ही 16 श्रृंगार करके रहा करो ना, रात में आपको कोई ऐसे देख लेगा तो घबरा जाएगा। वो माँ जी ही मना करती है, इसलिए मैं। बहू कान पकड़ रही हूँ, गलती हो गई जो तुझे किसी चीज के लिए मना कर दिया। तू एक काम कर, दिन में ही 16 श्रृंगार करके रहा कर, रात में तुझे ऐसे देखकर कम से कम हम डर तो नहीं जाएंगे ना। हाँ बहू, तो अपनी सास की बात मान और 16 श्रृंगार ना दिन में ही किया कर। हाँ बहू, मुझे कोई भी निराशा नहीं होगी अब तेरे 16 श्रृंगार करने से। सरिता अपनी बहू को दिन में भी 16 श्रृंगार करने की इजाजत दे देती है। उसके बाद निराशा का जब भी मन होता या वो अपने पति को जब भी याद करती तो वो 16 श्रृंगार करके बैठ जाती। कभी भी सरिता उसे अब से नहीं टोकती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।